तो ठंडा है। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबरों का लॉ। वाई स्मॉल थिंग्स लूम लार्ज, छोटी छोटी चीजें क्यों बड़ी लगती हैं या बड़ी होती हैं। यू सिट ऑन अ कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ अ रिटेल कंपनी विथ 1000 स्टोर्स। आप किसी कंपनी के बहुत बड़ी लेवल पे हैं, कॉर्पोरेट बोर्ड पे हैं। हाफ ऑफ द, उसमें 1000 स्टोर हैं, दुकानें 1000 दुकानें हैं। हाफ ऑफ द स्टोर्स आर इन द सिटीज, अदर हाफ इन रूरल एरियाज। आधी दुकानें शहरों में हैं और बाकी आधी गांव में हैं। At the behest of the CEO, a consultant conducted a study on shoplifting and is now presenting his finding. Shoplifting के बारे में एक कंसल्टेंट, शॉपलिफ्टिंग चोरी, शॉप में से उठा लेना, शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग के बारे में उसने एक रिसर्च किया कि हमारे यहाँ चोरी कैसे होती है, कितनी होती है, और उसको अपने बॉस को बता रहा है उसकी फाइंडिंग। Projected on the wall in front are the names of 100 branches that have highest theft rate compared to the sales. तो 1000 में से जो 100 दुकानें हैं जिसमें से सबसे ज्यादा चोरी होती है, उनका नाम लिख रखा है उसने। In bold letters above them is the eye-opening conclusion, और उसके ऊपर मोटे मोटे में आंख खोल देने वाली कंक्लूजन लिखा हुआ है। The branches with the highest theft rate are primarily in the rural areas. सबसे ज्यादा चोरी होने वाले एरियाज कहां हैं? रूरल एरियाज। रूरल मतलब गांव के। After a moment of silence and disbelief, the CEO is first to speak. कुछ देर तक सब चुप। उसके बाद CEO ने बोला, Ladies and gentlemen, the next steps are clear. आगे हमको क्या करना है बहुत क्लियर है। From now on, we will install additional safety system in all rural branches. हम सभी रूरल ब्रांचेस में सेफ्टी सिस्टम लगाएंगे। लेट्स सी दोज हिल बिलीज स्टील फ्रॉम अस देन। देखते हैं हमारी चोरी कैसे करते हैं गांव के लोग। डू वी ऑल अग्री? क्या हम सब अग्री करते हैं? सीओ ने बोला, नॉट कंप्लीटली। यू आस्क द कंसल्टेंट टू कॉल अप द 100 ब्रांचेस विद लोएस्ट थेफ्ट रेट। आप कंसल्टेंट को फोन करिए और मालूम करिए कि वो 100 ब्रांचेस कौन सी है जहां पर सबसे कम चोरी होती है। After some swift sorting, कुछ उसने गुणा गणित किया, the list appears, list आ जाती है। Surprise, surprise, the shops with the lowest amount of shoplifting in relation to the sales are in the rural areas. Sales और चोरी इनका कंपैरिजन किया, वो भी गांव में ही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत कम चोरी होती है। Location isn't the deciding factor. Location deciding factor नहीं है। You begin, smiling somewhat smugly as you gaze around the table at your colleagues. लोगों के ऊपर हंस रहे हैं, देखा? लोकेशन नहीं है प्रॉब्लम। What counts is the size of the store. चोरी ज्यादा कहां हो रही है? जहां पर बड़ा दुकान है। साइज स्टोर का उस पर डिपेंड करता है। In the countryside, the branches tend to be small, meaning a single incident has much larger influence on the theft rate. जहां पर छोटी साइज की दुकान है, वहां पर अगर 100 रुपए की चोरी हुई और कंपेयर करिए एक बड़ी साइज की दुकान जहां पर 100 रुपए की चोरी हुई, तो बड़ी वाली दुकान की 100 रुपए की चोरी छोटी लगती है सेल्स के हिसाब से। Therefore, the rural branches rates vary greatly, much more than the larger city branches. इसलिए गांव के ब्रांचेस चोरी ज्यादा लग रही है वहां पर दुकानें छोटी थी। Ladies and gentlemen, I introduce you to the law of small numbers. मैं आपको लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मैंने यहां नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था डैनियल कानामैन की बुक में। डैनियल कानामैन वो आदमी है जो, कौन सा था वो, नटवरलाल के बारे में जानते हैं आप? नटवरलाल, कालिया पिक्चर देखा है आपने? नटवरलाल वो आदमी, नटवरलाल नहीं, हाँ नटवरलाल वो आदमी था जिससे पुलिस तो क्या पब्लिक तक कांपती थी। एक्चुअली अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। तो ऐसे ही डैनियल कानामैन वो आदमी है जो है साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज जानते हैं सब लोग? पढ़ाई में जो सबसे ऊंचे दर्जा मिल सकता है वो नोबेल प्राइज है, और साइकोलॉजी में नहीं मिला है। कहां मिला है? इकोनॉमिक्स में, रुपये पैसे की दुनिया में। उन्होंने, जब मैंने पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया था, अब थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे छोटे नंबरों का नियम।
इट हैज जस्ट कॉट यू आउट, उसने अभी भी आपको पकड़ा है. लॉ ऑफ स्मॉल नंबर इज नॉट समथिंग वी अंडरस्टैंड इंट्यूटिवली. लॉ ऑफ स्मॉल नंबर ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी. इंट्यूटिवली मतलब इन दो उंगलियों में से कौन सी बड़ी है, ये आपको जो मालूम पड़ा है ये इंट्यूटिवली है, आपको मेजर नहीं करना पड़ा. तो ये लॉ ऑफ नंबर स्मॉल नंबर्स आपको अपने आप नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, वो इंट्यूटिवली हो गया, ऑटोमेटिकली जो मालूम पड़ जाए. दस पीपल स्पेशली जर्नलिस्ट्स, मैनेजर्स एंड बोर्ड मेंबर्स कंटिन्यूअली फॉल फॉर इट, इसलिए फंस जाते हैं लोग. लेट्स एग्जामिन एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल. चलिए एक एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ थेफ्ट रेट कंसिडर द एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉइज इन अ ब्रांच. एक ब्रांच है, उसमें लोगों का एवरेज वेट कितना है ये चेक कर रहे हैं. ठीक. इंस्टेड ऑफ 1000 स्टोर्स विल जस्ट टेक 2. 2 स्टोर लिया हमने. अब मेगा ब्रांच एंड अ मिनी ब्रांच, एक बड़ा ब्रांच है और एक छोटा सा ब्रांच है. द बिग स्टोर हैज 1000 एम्प्लॉइज, बड़े वाले स्टोर में 1000 एम्प्लॉइज हैं. द स्मॉल स्टोर हैज जस्ट 2, छोटे वाले में जस्ट 2. एवरेज वेट in the large branch corresponds roughly to the average weight of the population, say 170 pounds. बड़ी वाली ब्रांच में जो एवरेज वेट है वो 170 पाउंड है. हम अपने हिसाब से जोड़ लें कितना, 70 किलो जोड़ लीजिए, 70 किलो. रिगार्डलेस ऑफ हु इज हायर्ड और फायर्ड, किसको रख रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, एवरेज वेट 170 पाउंड या 70 किलो है. अनलाइक स्मॉल स्टोर की तरह नहीं है. इन दीज केसेस स्मॉल स्टोर्स में द मैनेजर्स कलीग if rotund and reedy will affect the average weight tremendously. मतलब मैनेजर का जो दोस्त है या उसका कलीग जो काम करता है, अगर वो मोटा है कि पतला है, उससे एवरेज में बहुत फर्क पड़ जाएगा. दूसरा टॉपिक है आज का एक्सपेक्टेशन, उम्मीद. ये बड़ा अच्छा टॉपिक है. हैंडल विथ केयर, कभी पढ़ा है कहीं हैंडल विथ केयर? कहां पढ़ा है? नाजुक चीजों पर लिखा होता है. टीवी कंप्यूटर खरीदेंगे तो ऊपर शीशे का ग्लास बना होगा, नीचे लिखा होगा हैंडल विथ केयर. बहुत नाजुक है, शीशे का दिल है, टूट जाएगा. 31 जनवरी 2006 गूगल अनाउंस्ड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फाइनल क्वार्टर. फाइनल क्वार्टर मतलब साल के अंत में 4 क्वार्टर होते हैं. क्वार्टर मतलब 25. तो पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, लास्ट 3 महीना, ऐसे डिवाइड किया जाता है. तो गूगल ने 31 जनवरी 2006 को अपना फाइनल क्वार्टर 2005 का, पिछले साल का क्या शेयर किया, फाइनेंशियल रिजल्ट, कि हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया. रेवेन्यू, जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू मतलब कमाई, जो अप 97%, कितना बढ़ गया था, 97% बढ़ गया था रेवेन्यू. नेट प्रॉफिट कितना था, उसमें बचत कितनी थी, 82%, 82%. रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर, रिकॉर्ड टूट चुके थे पुराने. हाउ डिड द स्टॉक मार्केट रिएक्ट टू दीज फिनोमिनल फिगर्स. स्टॉक मार्केट में जब ये फिगर आए तो लोगों ने कैसे रिएक्ट किया. इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स द शेयर टम्बल्ड 16%, शेयर बढ़ गया 16% ऊंचा बढ़ गया, हो गया. द ट्रेडिंग हैड टू बी इंटरप्टेड, शेयर का लेन देन रोकना पड़ा, नहीं तो मार्केट कब बिगड़ जाता. When it resumed, the stock plunged another 15%. और जब 2-3 घंटे तक रोका गया, फिर से जब स्टॉक मार्केट में गूगल के शेयर बिकना शुरू हुए, फिर 15% और बढ़ गए. एब्सोल्यूट पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट आ गई लोगों में. One particularly desperate trader inquires in his blog, "What's the best skyscraper to throw myself off?" मैं कौन से बिल्डिंग से कूद के जान दे दूं अपनी, क्योंकि डर लगता है. कोई चीज, गाड़ी आपकी जा रही है 200 की स्पीड से, तो कब उड़ जाए पता नहीं चलता. What had gone wrong? क्या हो गया था, क्या बिगड़ गया था. Wall Street analysts had anticipated even better results when those failed to materialize. $20 billion was slashed from the value of media giants. मीडिया जायंट्स जो थे, मीडिया जायंट्स क्यों डर रहे थे पता है लोग? गूगल की वजह से लोग क्यों डर रहे थे? क्योंकि मीडिया जायंट्स, टेलीविजन कंपनी का रेट गिर रहा था. अब जब गूगल आया है
और YouTube आया है, आपको मालूम है कितने लोग अब टीवी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, टीवी के ऐड में पैसा नहीं लगा रहे हैं, अब वो गूगल में पैसा है। हाँ, इसलिए तो उनका रेट गिर रहा है ना। अगर दूरदर्शन या स्टार टीवी पे जिसमें अरबों खरबों रुपए लगा रखे हैं, उसका रेट गिर रहा है क्योंकि पब्लिक यहां आ रही है। कल मैं पिक्चर देख रहा था सोशल नेटवर्क, तो उसमें बताया कि फेसबुक जब शुरू में बनी 2004 में, लोगों से फंड मांगने जा रहे थे, पैसा मांगने जा रहे थे, तो ये बता रहा था कि हमारी कंपनी गूगल से बेटर है, क्योंकि गूगल में जब लोग जाके लॉग इन करते हैं तो अपना मेल चेक करते हैं, 2-4 मेल आया, देख लिया, जवाब दे दिया, बंद कर दिया। तो एवरेज जो आदमी गूगल पे बैठता है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, लेकिन फेसबुक पर जो एवरेज लोग रुकते हैं वो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे तक बैठ जाते हैं। ऐसी चीजें भी खोजते हैं जो उनके काम की नहीं है। किसी फ्रेंड को देखा, उसका फोटो देखा, फिर उसको लाइक किया, किसने किसने क्या कमेंट किया वो देखा, तो एवरेज पब्लिक जो बैठती है वो गूगल से ज्यादा हो गई थी, जबकि गूगल से बहुत छोटी कंपनी थी उस समय। तो गूगल जब रेट बढ़ना शुरू हो गया तो 20 बिलियन डॉलर की जो कंपनियां थी उनका मार्केट शेयर गिर रहा था। एवरी इन्वेस्टर नोज इट इज इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक्यूरेटली। लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी का फोरकास्ट नहीं कर सकते। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये कंपनी इसी रेट से बढ़ेगी। द लॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ पुअर प्रेडिक्शन वुड बी अ बैड गेस, माई मिस्टेक। कि कोई भी आप फोरकास्ट करेंगे और वो सच नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे, बैड गेस है यार, बुरा गेस था। बट इन्वेस्टर्स डोंट रिएक्ट दैट वे। लेकिन इन्वेस्टर्स इस तरह से नहीं कहा सोचते। इन जनवरी 2006 when Jupiter Networks announced eagerly anticipated earning per share that were the 10th of a cent lower than analyst forecast, share prices fell by 21% and company's value plunged by $2.5 billion. यहां पर मैं तो आपको बता दूं, देखिए आज मान लीजिए मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, और अगर मेरी सैलरी में से 5,000 रुपए कम कर दीजिए तो मुझे बड़ा दुख होगा, कम हो गई सैलरी, क्योंकि भाई मुझे ये दिख रहा है क्या कम हुआ, 45,000 नहीं दिख रहा है जो मिला मुझे, जो कम हुआ वो दिखता है। आप यहां रोज आ रहे हैं, एक दिन के लिए मैं आपको बोल दूं राम जी बाहर खड़े रहो, कुछ प्राइवेट बात चल रही है, तो आपके दिमाग में ये आएगा भैया ने मुझे आज बाहर क्यों खड़ा किया, पिछले साल भर से अपने हर चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। 10 मिनट के लिए जो इन्वॉल्व नहीं किया वो दिखाई देगा। ऐसे ही आपके पास जो आपसे जो छीन लिया जाता है वो दिखता है। तो एक कंपनी जिसका 100 करोड़ रुपए की कीमत है, जब मार्केट में उसका कीमत 120 करोड़ हो जाती है तब वो खुश होता है, लेकिन 120 से जब 100 करोड़ पर वापस आती है तो उसका इमोशन वही नहीं रहता जो पहले 100 करोड़ पर था, वो दुखी हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जब कंपनी का रेट 21% गिर जाता है तो $2.5 अरब मालिकों की जेब से गायब हो गए, खाली रेट गिरने से। और लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, इससे लोग मर जाते हैं। When expectations are fueled up in the run up to an announcement, any disparity gives rise to draconian punishment regardless of how paltry the gap is. जब किसी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है किसी चीज से और वो बाद में वो एक्सपेक्टेशन डिस्पैरिटी पैदा करती है, मतलब एक बच्चा है हमारा, उसने गलती से टॉप कर दिया, अब उससे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे लोग टॉप ही करे, टॉप ही करे, टॉप ही करे, और बाद में अगर थोड़ा भी नंबर कम आया तो उससे दुख ही होता है। ड्रैकोनियन पनिशमेंट मतलब कुछ भी कर दो खुशी नहीं हो पाएगा। हाउ पैल्ट्री द गैप इज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गैप कितना जरा सा है, थोड़ा सा भी कमी आई दुख होता है। Many companies bend over backwards to meet analyst prediction. बहुत सी कंपनियां तो पीछे मुड़ती हैं जो प्रेडिक्शंस को देख करके, टू एस्केप द टेरर। मतलब अगर प्रेडिक्शन कोई करता है कि ये कंपनी डबल बढ़ेगी रेट पर, तो बोलते नहीं नहीं आधी से थोड़ी कमी होगी, मतलब उल्टा प्रेडिक्शन करते हैं, कम प्रेडिक्शन करते हैं ताकि उनको कल को दुख ना हो। Some begin publishing their own estimate, the so-called earning guidance. वो अपना एस्टिमेट करते हैं कि मार्केट वाले क्या बोलते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल गुरु क्या बोल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं, हम अपना अर्निंग कैसे कम से कम उम्मीद करके चलें। नॉट अ स्मार्ट मूव, ये सही मूव नहीं है।
Now, the market heeds only those internal forecasts and studies them much more closely to boot. जो मार्केट वाले स्टडी करते हैं वो आपको बहुत ध्यान से बारीकी से देखते हैं, तो जब वो फोरकास्ट करते हैं वो भी गलत है और आप अपने बारे में फोरकास्ट करते हैं वो भी गलत है. CFO are forced to achieve these targets to the cent and so must draw on all accounting artifices available. CFO जो होता है उसको बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. उनको अपनी कंपनी का जो फोरकास्ट है उसको मर मुरा करके कैसे भी करके पूरा करना पड़ता है. फॉर्चुनेटली, लेकिन किस्मत की ये बात है, एक्सपेक्टेशन कैन ऑल्सो लीड टू कमेंडेबल इंसेंटिव्स. जब आप एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी चीज की तो आप कभी कभी पूरा भी कर लेते हैं. 1965 में द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट रोजेंथाल कंडक्टेड अ नेट वर्दी एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस स्कूल्स. ढेर सारे स्कूलों का उन्होंने एक नोटवर्दी एक्सपेरिमेंट किया. Teachers were told of a fake new test that would identify students who were on the verge of intellectual spurts, the so-called bloomers. उन्होंने टीचर को बताया एक टेस्ट ले रहे हैं और उसमें सारे बच्चे निकल के आ जाएंगे जो ब्लूमर्स हैं, मतलब बहुत तेज हैं. 20% of the students were randomly selected and classified as such. 20% बच्चों को लिया गया, उनको क्लासिफाई कर दिया कि ये ब्लूमर्स हैं. Teachers remained under the impression that these were indeed high potential students. टीचर्स को लगा कि ये बच्चे हैं, तेज वाले बच्चे हैं. Year after year, Rosenthal discovered that these students has developed much higher IQ than the children in control group. और टीचर ने देखा, लोगों ने देखा कि ये रैंडमली सिलेक्ट किए गए बच्चे थे, तेज थे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी IQ बढ़ी हुई थी. The effect is known as Rosenthal effect और Pygmalion effect. मतलब आप रोड से किसी आदमी को उठा लीजिए, उसको कुछ नहीं आता पढ़ने, और उससे उम्मीद करिए कि ये बहुत कुछ कर सकता है और उसको वहां से रेडी करना शुरू करिए, जो शायद हम लोग कर रहे हैं. क्वालिफाइड लोगों को लेने के बजाय आप नॉन क्वालिफाइड को लीजिए और उनको ट्रेन करना शुरू करिए, तो वो आदमी उतनी पूरी नहीं कर पाएगा एक्सपेक्टेशन, लेकिन कुछ तो कर पाएगा जी. तो वही चीज उसको बोलते हैं रोजेंथाल इफेक्ट, कि जब आप कम टैलेंटेड, कम क्वालिफाइड लोगों को उठाते हैं और उनके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन देते हैं, उम्मीद देते हैं, तो वो लोग अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं. Unlike the CEOs and the CFOs who consciously tailor their performance to meet expectation, teachers' actions are subconscious. हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है. CFO और CEO जो बड़ी बड़ी के कंपनीज के अपने फोरकास्ट करते हैं, वो ऑब्वियस है, सबके सामने जाहिर है कि हम इस साल 100 करोड़ कमाते थे, अगले साल हमको 110 करोड़ कमाना है. लेकिन जो टीचर्स कर रहे थे रोजेंथाल इफेक्ट में, उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो अनकॉन्शियस था, सबकॉन्शियस था. बताते नहीं थे किसी को कि तुम तेज होगे. ऐसे मैं आप लोगों से जो उम्मीद करता हूं वो साफ साफ नहीं उम्मीद करता, अंदर अंदर है. जैसे आप हैं, अगर मैं आपको बोल दूं आप बहुत तेज हो, अब आपको 90% लाना है, तो आप रोजेंथाल इफेक्ट का उल्टा हो जाएगा आपके साथ. लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं यार तुम ठीक ठाक हो, खराब से खराब करो, जितना खराब कर सकते हो खराब करो, देन यू विल बी द पार्ट ऑफ रोजेंथाल इफेक्ट. क्योंकि जितना हमारी क्वालिटी है उससे खराब तो हम कर ही नहीं सकते. मैं किसी आपको बोलूं जितना खराब तरीके से यहां से लेकर वहां तक दौड़ सकते हो दौड़ो, जितनी बार गिर सकते हो गिरो. कितनी बार गिरेंगे आप? मुश्किल है गिरना, क्योंकि जो आदमी दौड़ना जानता है या चलना जानता है उसके लिए मुश्किल है गिरना. लेकिन मैं आपसे कह दूं, नॉर्मल आदमी की दौड़ की रेट पता है कितने स्पीड से दौड़ता है आदमी? एक आम आदमी की दौड़ने की स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर घंटा. हम उसको बोलते हैं तुम्हें 50 की स्पीड से दौड़ना है, जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो. तो उस केस में हो सकता है एक या दो बार वो गिर सकता है. unknowingly they probably devoted more time on the bloomers. टीचर्स ने जानते नहीं थे लेकिन उन्हें ज्यादा समय दिया बच्चों को जो तेज बच्चे लग रहे थे. And consequently the group learned more. और जब ज्यादा समय देंगे आप किसी को तो ज्यादा सीखेगा आदमी. The prospect of brilliant students influenced the teachers so much that they ascribed not just better grades but also improved personality traits to the gifted students, a tribute to the halo effect. मतलब उनको लगने लगा ये बच्चा तेज है तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में बोलते थे, देखो कितना अच्छा बच्चा है, झूठ नहीं बोलता, इसका स्वभाव कितना अच्छा है. तो हैलो इफेक्ट आना शुरू हो गया. हैलो इफेक्ट मतलब आप किसी को जब सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, अच्छा एक आदमी आया
मोटरसाइकिल से उतरा, बैठे, आप उसको बिठाया, आपने पानी पिलाया, उससे बात कर ली। अचानक से एक और आदमी आया, उसने बताया, अरे जानते नहीं तो कौन है जिसको चाय पिला रहे हो तुम? कौन है? अरे वो टाटा बिरला का दामाद, उसकी गाड़ी से मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि स्कूटर से आया है। तो आपके दिमाग में हैलो इफेक्ट आ जाता है, अरे अरे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। अचानक फिर उसको बुलाएंगे, इधर कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक। हाँ ऐसे। हाँ, बट अमिताभ बच्चन को तो लोग जानते हैं, तो उसमें तो एक हेलो इफेक्ट आना पॉसिबिलिटी की, बट यहां पर हेलो इफेक्ट केवल झूठ में भी कोई बोल दे आपको। ये तो मैंने पॉजिटिव बताया, अगर मैं नेगेटिव बोल दूं, एक आदमी आके बैठा और उससे आप आराम से बात करें, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन कोई बोलते पता है कौन है, इसके ऊपर 3 मर्डर के केस चल रहे हैं, तो आपका तब आप डर जाएंगे। तो जो डरना है वो कहीं रियलिटी से नहीं आ रहा है, हेलो इफेक्ट से आ रहा है। बट हाउ डू वी रिएक्ट टू पर्सनल एक्सपेक्टेशन? जब हमारी जो अपनी खुद से एक्सपेक्टेशन होती है, हम उसके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करें? दिस ब्रिंग्स अस टू द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो बड़ा अच्छा चीज है, नाम सुना है कभी प्लेसिबो? प्लेसिबो प्लेसिबो दवाई होती है, मीठी गोली दे दीजिए, लोग ठीक हो जाते हैं। उसमें कोई दवाई का कण नहीं होता, हल्की फुल्की चीनी होती है, मीठा भी बहुत कम होता है, पता ही नहीं चलता दवाई है कि नहीं। ऐसे ही जरा सा साफ सुथरी मिट्टी खिला दी आपको, मिट्टी, लेकिन अगर खाया आपने का पेट ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब 2 ग्रुप में लोग ले आते हैं, एक को प्रॉपर एंटीबायोटिक देते हैं और एक को प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो मतलब नकली दवाई, और देखते हैं दोनों लोग ठीक होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसको मन में ऐसा लगा कि मैं दवाई खा रहा हूं। और यहां तक भी देखा गया है, अगर डॉक्टर को मत बताइए कि प्लेसिबो है, तो डॉक्टर को भी फीलिंग आती है कि ये आदमी ठीक हो रहा है मेरी दवाई से, वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये नकली दवाई है। Placebo pills and therapies that are unlikely to improve health but do so anyway. Placebo से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी काम होता है। The placebo effect has been registered in 1/3 of all patients. 3 में से 1 पेशेंट प्लेसिबो से ठीक हो जाता है। But how it works is not well understood. लेकिन ये कैसे काम करता है लोगों को नहीं मालूम। All we know is that expectations alter the biochemistry of brain and thus the whole body. हम खाली इतना जानते हैं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दें अपने आप से, तो आपका ब्रेन और बॉडी अलग तरीके से काम करेगा। अकॉर्डिंगली अल्जाइमर्स पेशेंट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। अल्जाइमर्स के पेशेंट प्लेसिबो से फायदा नहीं होता। अल्जाइमर्स पता है कौन होते हैं? जो भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो दवाई खाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि काहे की दवाई है। देयर कंडीशन इंपेयर्स द एरिया ऑफ ब्रेन दैट डील्स विद एक्सपेक्टेशन। उनका ब्रेन का वो एरिया जो एक्सपेक्टेशन का काम करता है, वो खराब हो चुका रहता है। एक्सपेक्टेशन आर इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इनटैंजिबल मतलब, इनटैंजिबल पता है किससे आया है, कौन से वर्ड से आया है? टैंजेंट से। टैंजेंट मतलब एक गोल बनाइए और उसके ऊपर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टैंजेंट। अगर लाइन थोड़ी सी ऊपर है तो उसको बोलते हैं इनटैंजेंट, छू नहीं रही, जरा सा छूते छूते। तो ये बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्टेशंस आर इनटैंजिबल। आप उसको समझ नहीं सकते कि कैसे काम करता है, बट देयर इफेक्ट इज क्वाइट रियल। लेकिन उसका इफेक्ट बहुत सच्चा होता है। दे हैव द पावर टू चेंज रियलिटी। वो सच्चाई को भी बदल देते हैं। कैन वी डीप्रोग्राम देम? क्या हम दिमाग से उनका असर हटा सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन? लोग कहते हैं ना उम्मीद मत करो, तो क्या उम्मीद के बिना हम जी सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, ऐसा नहीं पॉसिबल। बट यू कैन डील विद देम मोर कॉशियसली। लेकिन आप उनके साथ डील कर सकते हैं ज्यादा समझदारी के साथ। रेज एक्सपेक्टेशन ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल यू लव। आप अपने लिए और बाकियों के लिए उम्मीद और करिए, और ज्यादा करिए, बताइए मत, लेकिन अंदर अंदर करिए। दिस इंक्रीजेस मोटिवेशन। इससे मोटिवेशन होगा। एट द सेम टाइम लोअर एक्सपेक्टेशन फॉर थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए एक्सपेक्टेशन कम करिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, शेयर में अगर आप पैसा लगा देंगे तो शेयर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें उम्मीद मत करिए। एज पैराडॉक्सिकल एज इट साउंड्स, पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टी,
एक काली और एक सफेद, तो उल्टी चीजें आप सुन रहे हैं। द बेस्ट वे टू शील्ड योर सेल्फ फ्रॉम नेस्टी सरप्राइजेस इज टू एंटिसिपेट देम। बहुत बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। बोलता है बेकार बेकार घटनाएं आपकी जिंदगी में ना हो, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए पता है? उम्मीद करिए कि वो होगी। सीट बेल्ट क्यों पहने? ताकि ये उम्मीद करें कि मेरा कार एक्सीडेंट होगा, और कार एक्सीडेंट में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी टूटती है, और रीढ़ की हड्डी अगर टूट गई और आप जिंदा बच गए तो आपके हाथ पैर खराब हो जाते हैं। हेलमेट क्यों पहने? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक हेलमेट न पहनने से जो होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, और आप लकवा मार जाता है, पूरी बॉडी में काम नहीं करता जरा सा भी अगर ब्रेन का नस फट गया। इसलिए जिस बंदे ने सीट बेल्ट की खोज की है और जो हेलमेट की खोज की है, ये ऐसी खोज है जैसे महामारी का इंजेक्शन। डॉक्टर भल्ला को जानते हैं आप? उनकी वाइफ थी और उनके एक मित्र, उन मित्र की वाइफ और उनका एक कोई परिवार का बंदा था। ये 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे लखनऊ। खाली डॉक्टर भल्ला की वाइफ ने पीछे बैठ करके सीट बेल्ट बांधी थी। चारों को चोट लगी। इनकी वाइफ 4-5 महीने हॉस्पिटल में रहकर ठीक हो गई और बाकी तीनों मर गए, बचे ही नहीं कार एक्सीडेंट में। तो जब भी आप कार चलाएं तो ये मान के चलें कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। जब भी आप पैसा बिजनेस में लगाएं, ये मान के चलिए कि आप नुकसान होगा। जब भी आप जिंदगी जिए, ये मान के चलिए कि आज मैं मर सकता हूं। जब भी शादी करें तो मान के चलिए तलाक हो जाएगा। जब ये मानेंगे तब आप ज्यादा समझदारी के साथ बिहेव करेंगे। थोड़े थोड़े नाराजगी को आप अवॉइड नहीं करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो बुरे से बुरी घटना को एक्सपेक्ट करिए, उम्मीद करिए उसकी, और अच्छी अच्छी घटनाओं की उम्मीद करिए कि अगर हम थोड़ा सा प्यार से बात कर लेंगे तो क्या पता और अच्छी जिंदगी चल जाए। आज की जो मैंने 1 घंटे रिम्पी ने बात किया है डॉक्टर नितिन से, बता रहा था कि मैंने एमबीबीएस के बाद, उसकी गर्लफ्रेंड थी, शीतल नाम की लड़की थी, उससे शादी उसकी हुई नहीं क्योंकि उसके माँ बाप बोल रहे थे कि वो लड़की बहुत मॉडर्न थी, मिनी स्कर्ट्स और पता नहीं क्या क्या पहनती थी, और ये लड़का बेचारा शादी के बाद इसकी वाइफ को घूंघट वाली बनना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, तो शादी नहीं हो पाई। तो बहुत दुखी था ये। प्लस उसके माँ बाप ने एक सेंटेंस बोल दिया जिसको बड़ा खराब लगा कि ये क्या कर लेगा जिंदगी में, उसको बड़ा खराब लगा था। तो उसने बोलता है एमबीबीएस करते करते मैंने वहीं पर सामने एक डायग्नोस्टिक सेंटर डाल दिया, तो उसमें से मैंने 2-3 लाख रुपए महीना बच जाता था मेरा, तो उससे करीब 2 साल तक मैंने 2-3 लाख रुपए बचाया महीने का, तो करीब 70-80 लाख रुपए बच गए थे मेरे। पापा ने मुझे 1.5-2 करोड़ रुपए दे दिए, तो कुल मिलाकर मैंने एक हॉस्पिटल डाल दिया। हॉस्पिटल मेरा दूसरे महीने में मेरा हॉस्पिटल का खर्चा उसी में से निकल रहा था। 15 लाख का खर्चा था, तो मेरा 15 लाख का खर्चा हॉस्पिटल में से आ रहा था, और अब तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए मेरा साल का बच जाता है। और अब नया हॉस्पिटल डाल रहा हूं मैं। ये हॉस्पिटल का मेरा पूरा जो बनने में खर्चा आ रहा है करीब 28 करोड़ रुपए आ रहे हैं। इसमें से 15.25 करोड़ मैंने लोन लिया है, कुछ मेरे पास था वो लगाया है, और 1-2 पार्टनर भी लिए। मैंने बोला यार, फिर उसकी गाड़ी देखी थी मैंने कल फेसबुक पे, तो गाड़ी में ऊपर की तरफ शीशा लगा हुआ था नहीं, तो मैंने पूछा गाड़ी, हाँ, तो बोला था गाड़ी कौन सी है? बोलता है 25 लाख की गाड़ी भैया, और अभी एक फार्म हाउस खरीदा है उसने नोएडा में। तो उसको हमने बोला कि हम लोग तो जा रहे हैं वहां से सैया में नौकरी करेंगे, वहां हिसार में नौकरी करेंगे। तो कहाँ आप बेवकूफ बन रहे हैं, आइए यहां पर दिल्ली में बहुत बहुत स्कोप है। मतलब 2 करोड़ रुपए लोन तो मैं आपको दिलवा दूंगा बैंक से, 2 करोड़ से चालू करिए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपने आप से, लेकिन साथ ही साथ हम लोग को दोनों चीज मान के चलना पड़ेगा। हो सकता है अगर 2 करोड़ रुपए लोन लेके गए तो 0 हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ही जान पहचान के एक एमबीबीएस डॉक्टर बंबई के शहर में, उन्होंने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, 1-2 साल तक चलाया, फिर बंद हो गया, फिर नौकरी कर रहे हैं। अब दोनों ऑप्शन मेरे आंख के सामने है। ये सर्वाइवरशिप बायस भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ब्रेन में जब 2 ऑप्शंस रहेंगे एक साथ
कि हो सकता है मैं अगर ये रिस्क लूं तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन एक चीज ये भी होना चाहिए कि हो सकता है मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, तब आप अपने इस ऑप्शन को पूरा करने के लिए लास्ट नहीं, मेरी बात समझिए। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं अच्छी इंडस्ट्री में हूं तो खूब पैसा कमाऊंगा, तो क्या आप उसके लिए पूरा का पूरा मेहनत करेंगे? लोग नहीं करते। आपने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली, बहुत सुंदर लड़की, दहेज में मिल गया 10-15 लाख रुपए। आप घर आए बहुत परेशान होकर के, वो बंदी बोलती है सुनो सुनो, आज मुझे पिक्चर देखने जाना है तुम्हारे साथ बाहर। तो आप चिल्लाते हैं उसके ऊपर, पागल हो गई हो, देखने को थक के आया हूं, एक कप चाय पूछने के बजाय तुम बोल रहे हो पिक्चर जाना है। ये जो एक सेंटेंस है आपका, हो सकता है इससे आपका तलाक हो जाए। बोलेगे तो तुम दिन भर वहां रहते हो, मैं यहां पर दिन भर मरती रहती हूं, खटती रहती हूं, तुम्हें नहीं समझ में आता। वो बहस बहस चलती रहेगी। अच्छी लड़की, अच्छा दहेज, सब कुछ, लेकिन अगर आपके मन में थॉट है कि लड़ाई किया तो हम लोगों का रिश्ता खराब होगा, उसका दिमाग खराब होगा, मेरा दिमाग खराब होगा, तो आप, वो बोलती है कि पिक्चर देखने चलेंगे, तो लोग अच्छा ठीक है अभी चलते हैं। मुंह धो लिया, थोड़ा शांत हो गए, दिमाग ठंडा हो गया, फिर बात किया। ये बिजनेसमैन करते हैं लोग, मैंने देखा बिजनेसमैन अक्सर ऐसा करते हैं। उनके जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, उनके पास दोबारा जाते हैं, बोलते आइए हमारे साथ काम करिए। वो गुस्सा उस्सा नहीं रखते। तो आपके ब्रेन में नॉर्मली जब बिजनेस करते हैं तो आदमी सोचता है हम रिस्क ले लें और खूब फायदा कमा लें। मैं कह रहा हूं जब भी आप रिस्क लें तो आप ऐसा रिस्क लें कि अगर वो खत्म हो जाए आपका, तो भी आप खत्म ना हो। जैसे मेरे पिताजी ने जो रिस्क लिया, वो बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सीधे 4 टैंकर डाल दिए। मैं आपको एक रिस्क बताता हूं जो गूगल ने लिया था, बहुत अच्छा रिस्क लिया था। गूगल ने मोबाइल इंडस्ट्री देखा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें हमको घुसना है, तो उसने मोटोरोला का स्मार्टफोन का डिपार्टमेंट खरीद लिया और स्मार्टफोन के जरिए उन्होंने एंड्रॉइड का डेवलपमेंट किया। एंड्रॉइड जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, और 2 साल बाद या 18 महीने बाद उन्होंने मोटोरोला की कंपनी बेच दी। जितने में खरीदा था उससे कम में बेची। तो जब भी आप रिस्क लें, इसलिए रिस्क लें ताकि आप कुछ उसमें से ट्रेनिंग लें, चुपके चुपके। अगर खाली पैसा कमाने के लिए रिस्क ले रहे हैं तो बहुत महंगा रिस्क है। अच्छा,